अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और साजिद मेडिकल लैब के अंदर आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दिनों वो कुछ मुझे मैसेज मसूल हुए जो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने जो रीड किया है रात, एक भाई ने पूछा तो सर अगर हम 5 साल पेपर कर लें तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? भाईजान, आप कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन आपके पास वो लैब के हवाले से तमाम नॉलेज नहीं होगा, वो इल्म नहीं होगा जो आपके पास होना चाहिए। असल मसला ये है कि आप कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे, मगर जब इंटरव्यू देंगे, कहीं पे आप जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, या कहीं पे ऐसी जगह पे आप बैठे होंगे जहाँ पे मेडिकल के हवाले से या लैब के हवाले से डिस्कशन होगी, तो आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा जो आपके पास होना चाहिए होगा। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि 5 साल पेपर का हम सॉल्व कर रहे थे, 5 साल पेपर में जो है वो तमाम 5, 6 या 10, 12 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपका मकसद एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है, आपका मकसद जो होना चाहिए वो नॉलेज गेन करना होना चाहिए। मैं इसी बात को अहमियत देता हूँ कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ना कि आपके पास क्लियरेंस होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ होता है, लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती कि आपने कोई क्लास की हुई है, लेकिन उसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं होते, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो रही होती है, तो वो उसमें जब हिस्सा लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं जो यानी कि वहाँ जो उस फील्ड में रिलेटेड होता है उस शख्स को भी नहीं पता होता। लिहाजा मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नॉलेज को बरकरार रखें। कामयाबी इंशाल्लाह आपका कदम ज़रूर चूमेंगी और आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। आप बुक्स पे फोकस करें, ना कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करने पे। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और समझ भी आएगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो लिहाजा आप मुझे उस प्रॉब्लम अपनी तमाम प्रॉब्लम के बारे में मुझे आगाह किया करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर कर सकूं। अगर कहीं पे कोई बात समझ नहीं आती या फिर किसी वीडियो के हवाले से कोई मसला है या कोई टॉपिक है, आप मुझे ज़रूर बताया करें। जो टॉपिक आप कह रहे हैं वो यही है कि जो सेक्शन हम पढ़ रहे होंगे उसी के मुताबिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, आपको तमाम तर जवाब दिया जाएगा। और अगर वही बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम लेक्चर्स आप तक बावक्त पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं। आपको फ्रेंड्स बताने, आप कहते हैं हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं, 3 हैं, आप उनको लिंक व्हाट्सअप कर देते हैं। एक आपको बेहतर तरीका बताता हूँ, आप अपने वीडियोस जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ डेली की बेस पे या जब से आप तक पहुँचता है, तो आप उसको क्या करें, उस लिंक को कॉपी करें, उसके बारे में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एडिट करके आप अपने फेसबुक के ऊपर लगाएं, अपडेट्स के अंदर, न्यू फीड्स के अंदर, अपने ग्रुप्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अब बगैर टाइम आप लोगों का वेस्ट किए हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है VDRL। सबसे हम पहले देखते हैं कि VDRL किस चीज़ का एब्रीविएशन है, इससे कौन सा टेस्ट मुराद होता है। VDRL, वी से वेनरल, डी से डिजीज़, आर से रिसर्च, एल से लैब, यानी वेनरल डिजीज़ रिसर्च लैब। ये क्या चीज़ है? ये टेस्ट जो है सिफिलिस की तशखीस के लिए किया जाता है। सिफिलिस एक बीमारी है और ये देखते हैं कौन से बैक्टीरिया से फैलती है। ये एक बैक्टीरिया है ट्रिपोनीमा प्लाटियम, उसकी वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनका एक ग्रुप है स्पायरोचीट, ये उससे ताल्लुक़ रखते हैं। अब सिफिलिस जो है इसकी आगे मज़ीद 2 अक़साम होती हैं, एक एक्वायर्ड सिफिलिस और दूसरा कंजेनिटल सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस से क्या मुराद है? अब सिफिलिस तो दोनों में सेम है, यानी कि ये एक बीमारी है। एक्वायर्ड से क्या मतलब? एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल होना। एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? हासिल होना। कहाँ से हासिल होना? जो किसी ना किसी ज़रिए से हमें हासिल होती है, ब्लड के ज़रिए से, किसी और ताल्लुक़ के ज़रिए से, किसी वास्ते के ज़रिए से। और कॉन्जेंटल मतलब पैदाइशी, विरासती, यानी कि बाद औक़ात कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हमें पैदाइशी तौर पे विरसे में मिली होती है माँ बाप से, ठीक है। और एक्वायर्ड क्या है? हमें माहौल से मिलती है कि किसी कभी कोई काट लग गया या किसी ब्लीडिंग हुई, ये जो ब्लड हमारे जिस्म पे लग जाता है या किसी मुतासरा इंसान से हमारे पास आ जाता है, तो ये होती है एक्वायर्ड सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? जब सिफिलिस होती है, जो सिफिलिस से मुतासरा इंसान होता है उसके जिस्म में 2 किस्म की एंटीबॉडीज़ बनती है। कितने किस्म की? 2 किस्म की। अब देखते हैं वन बाय वन दोनों अक़साम।
पहली किस्म की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मुतासर टिश्यू को नुकसान पहुंचने की वजह से बनती है। भाई सिफिलिस हुई, सिफिलिस हुई, अगर एक इंसान को सिफिलिस हुई है तो उसका कोई टिश्यू मुतासिर हुआ है, जब टिश्यू मुतासिर होगा तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनेगी। जबकि दूसरी किस्म है कि क्या, ट्रिपोनिमा प्लाडियम की खिलाफ बनती, जो उस बैक्टीरिया के खिलाफ बनती है। इसकी दो किस्में हैं एंटीबॉडीज़ की। सिफिलिस के अंदर मरीज़ के जिस्म में दो किस्म की एंटीबॉडीज़ बनती है। पहली किस्म क्या है कि वो बीमारी जिस चीज़ को क्या करती है, मुतासिर करती है, नुकसान पहुंचाती है, उसके खिलाफ, उस नुकसान के खिलाफ, उस टिश्यू के नुकसान के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनती है। और जो एक दूसरी किस्म है वो खुद उस बैक्टीरिया के खिलाफ बनती है। साफ ज़ाहिर है जब एंटीबॉडीज़ दो किस्म की बनती हैं तो साफ ज़ाहिर है इसके लिए किए जाने वाले टेस्ट जो होंगे लैब के अंदर, उनकी तशखीस के लिए भी दो टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी तशखीस के लिए जो दो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से, हम उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक है ट्रिपोनिमल टेस्ट। ट्रिपोनिमल टेस्ट के मतलब कि वो स्पेसिफिक टेस्ट है कि वो उस बैक्टीरिया को डायग्नोज करने के लिए, हम इसको स्पेसिफिक टेस्ट भी कहते हैं। ट्रिपोनिमल टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर हम बैक्टीरिया को डायग्नोज करते हैं, बैक्टीरिया की जांच पड़ताल करते हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट बैक्टीरिया के मुतालिक है तो इसको हम स्पेसिफिक कहते हैं। दूसरा है नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट, ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की तशखीस के लिए नहीं होता, ये बैक्टीरिया की तशखीस के लिए नहीं होता, ये उस टिश्यू के नुकसान पहुंचने की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये उनके खिलाफ होता है। आइए इनकी डिटेल देखते हैं। ट्रिपोनिमल टेस्ट सिफिलिस की तशखीस के लिए किए जाने वाली लेबॉरेटरी टेस्ट में इस्तेमाल होने वाला एंटीजन जो है, उसके अंदर इस्तेमाल एंटीजन होते हैं, क्योंकि आपको पता है हम अग्लूटिनेशन पढ़ रहे हैं, सीरोलॉजी में अग्लूटिनेशन होती है, तो उसमें जो अग्लूटिनेशन होती है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के मिलाप से होती है। अब इसके अंदर हमने सिफिलिस तशखीस के लिए जो एंटीजन हासिल करना है, जो हमारे पास एंटीजन होना चाहिए वो ट्रिपोनिमा से होना चाहिए। ट्रिपोनिमा क्या है, एक बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, यानी कि एंटीजन हम डायरेक्ट बैक्टीरिया से हासिल करते हैं और फिर हम सीरम में मौजूद ट्रिपोनिमा खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हम उनको चेक करते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ होंगी ट्रिपोनिमल टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 TPHA। अब ये भी एब्रीवेशन है, इसके लिए चेक करते हैं ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है। ट्रिपोनिमा प्लाडियम हीमोअग्लूटिनेशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है TPI, ट्रिपोनिमा प्लाडियम इम्यूबोलाइजेशन टेस्ट। और एक और होता है तीसरा, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें हम डायरेक्ट ट्रिपोनिमा टेस्ट जो है स्पेसिफिक टेस्ट है, इसके अंदर हम डायरेक्ट ट्रिपोनिमा एंटीजन लेते हैं और उस सीरम में उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको चेक करते हैं। अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी तो हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव। अब चलते हैं नॉन ट्रिपोनिमा टेस्ट की तरफ। नॉन का क्या मतलब है कि ये डायरेक्ट ट्रिपोनिमा से मुंसलिक नहीं है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इस टेस्ट में जो एंटीजन हम लेते हैं वो जानवर से हासिल किया जाता है। कहाँ से हासिल किया जाता है? जानवर से। फिर उसके एंटीजन के खिलाफ मरीज़ के सीरम में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हम उसको चेक करते हैं, इसलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, क्योंकि बाज़ का ट्रिपोनिमा के खिलाफ भी किसी दूसरी वजह से टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचने में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर और मुख्तलिफ टेस्ट है, मिसाल के तौर पर VDRL जैसा कि है ये, और RPR रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट, कॉहन फ्लाकुलेशन टेस्ट और वेजरमैन कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये 3-4 हैं। यहाँ पे हम एक आध की डिटेल देखते हैं कि एक है हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट के देखते हैं कि जो VDRL के लिए भी किया जाता है बाद औक़ात। RPR क्या है? रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखेंगे प्रिंसिपल क्या है। अब टिश्यू से हासिल किए गए एंटीजन, साफ ज़ाहिर है ये टिश्यू के लिए किया जाता है, तो टिश्यू से हासिल किए गए एंटीजन क्या करेंगे हम, पहले जो थे हम उनके ऊपर क्या करते, लेटेक्स कोट करते थे। अब हम इनको क्या करेंगे, एंटीजन पर कार्बन के कोट करेंगे। लेटेक्स पार्टिकल के ऊपर पहले कोट किया करते थे हम, अब एंटीजन के ऊपर करें या कार्बन करें एक ही चीज़ है। तो एंटीजन पर क्या करते हैं, कार्बन के ज़रात को कोट किया जाता है। साफ ज़ाहिर है ये अब एंटीजन बन जाएंगे और हमारा रिजेंट बन जाएंगे। अब सीरम में साफ ज़ाहिर है मरीज़ के सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो अब हम उनके साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है
تو صاف ظاہر ہے کہ کیا ہے، ٹیسٹ پازیٹیو ہے، ادروائز نیگیٹو ہے۔ اب کاربن کی ذرات، کیونکہ کاربن جو ہے یہ ایک بلیک کلر کا ہوتا ہے، کاربن کیا ہے، بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے لیے بلیک کارڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل جو اگلوٹینیشن ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کے لیے RPR یعنی ریپڈ پلازما ٹیسٹ ریجن کے لیے ہم کون سا کارڈ یوز کریں گے؟ سفید کارڈ۔ آئیے چلتے ہیں ریکوائرمنٹ کی طرف چل رہے ہیں۔ تو ریکوائرمنٹ میں پہلے اس کے ریجنٹس چاہیے جو کہ کاربن کوٹڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد پیشنٹ سیرم، اور یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بلیک کارڈ کی جگہ پہ ہم یوز کریں گے وائٹ کارڈ۔ اب ہم اپنے میں ریجنٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ ہمارا ریجنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے، صحیح بھی کام کر رہا ہے کہ نہیں، پازیٹیو نیگیٹو کنٹرول لگائیں گے، اور ان کو مکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ووڈن سٹک ہونی چاہیے۔ پروسیس وہی پہلے کی طرح سیم ہے کہ فرسٹ آف آل کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے ریجنٹ کو روم ٹمپریچر پہ لانا ہوتا ہے۔ سفید کارڈ کے ویسے 6 حصے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پہلے حصے یا پہلے دائرے کے اوپر مریض کا سیرم، دوسرے حصے میں پازیٹیو کنٹرول کا ایک قطرہ ڈالیں گے، تیسرے حصے میں نیگیٹو کنٹرول کا ایک قطرہ ڈالیں گے، اور پھر ان تینوں کے اوپر جو RPR ریجنٹ ہے وہ ڈال دیں گے، اور ان کو الگ الگ سٹک کی مدد سے مکس کریں گے۔ اینڈ میں مکس کریں گے تو اس کے بعد گلوٹینیشن کے عمل کو چیک کریں گے۔ اگر پازیٹیو بنتا ہے، اگر کنٹرول کی طرح پٹیاں بن جاتی ہیں تو یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے ہوگا، ورنہ نیگیٹو ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں یا کسی اور ٹاپک کے بارے میں، تو آپ اس ویڈیوز کے نیچے جس ٹاپک کے بارے میں آپ کو پرابلم ہے، آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ میسج کر دیتے ہیں کہ سر جی ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے، وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کس لیکچر کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہو تو جس ویڈیو سے متعلق آپ کا کویسچن ہو، یعنی کہ جس لیکچر سے متعلق آپ کا کویسچن ہوتا ہے، آپ اسی کے کومنٹ میں مجھے وہ اپنا کویسچن ٹیکسٹ کیا کریں، تاکہ میں وہاں سے دیکھ کے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کس ٹاپک کے بارے میں کیا کویسچن کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ میری وہی اگین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوئے۔ اور میں نے ایک ٹرک بھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ لیکچرز کو، لنک کو کاپی کریں، اپنے فیس بک ID پہ استعمال کریں، واٹس ایپ گروپس میں استعمال کریں، اور آپ لوگوں کے جو فیس بک کے گروپس ہیں ان پہ استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اب آپ ID پہ جو اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ جو آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تقریباً لیب ٹیکنیشین سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے، زیادہ نہیں تو کم از کم 30% 40% لوگ آپ کی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ فرینڈ فیس بک پہ ہی موجود ہوتے ہیں، تو ان تک یہ لنک پہنچ جائے گا، ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، وہ بھی سبسکرائب کر لیں گے تاکہ ان کی بھی دماغ میں جو مشکلات چل رہی ہیں تو وہ بھی سالو ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔